नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 डिजिटल में। तो महाराष्ट्र का घटनाक्रम लगातार जो सियासी घटनाक्रम है उसमें नई अपडेट्स आ रही हैं और एक अपडेट ये निकलकर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे जी ने मुलाकात की है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से, और वो मुलाकात हुई है वडोदरा में जाकर, क्योंकि वो गुवाहाटी में मौजूद हैं और ऐसे में वो वडोदरा रातों रात जाते हैं, मुलाकात करते हैं। एक सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। हालांकि ये सारी कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक एंट्री जो बीजेपी की है वो हो चली है। और ऐसे में हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जी हैं जो इस बात को क्लियर करेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है, घटनाक्रम क्या चल रहा है। तो संजीव जी, क्या हो रहा है? रातों रात एक जगह से दूसरी जगह जाकर नेताओं से मुलाकात और फिर सुबह वापस आ जाना। जो बागी गुट के नेता हैं उनको भी पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। हमारे जो नेता जिनके साथ हम खड़े हैं, आखिरकार वो रातों रात क्या कर रहे हैं, उन नेताओं को भी संदेह होने लगा कि आखिर हो क्या रहा है, हम किसके साथ खड़े, क्या चल रहा है। देखिए, पत्रकारों की अपनी सीमाएं होती हैं और जानकारियां जो होती हैं वो छिटपुट इधर उधर से, और सबों को जोड़ करके एक तस्वीर अगर बनती है पूरी या थोड़ी कम पूरी, हाँ, या अधूरी, तो वो हम दर्शकों के सामने रख सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे सामान्य आमतौर पर हमारे श्रोता दर्शक, वैसे हम, लेकिन फिर भी चूंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि खबरें हम उन तक पहुंचाएं, तो हम ज़रूर पहुंचाएंगे। और देखिए, ऐसा है कि गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू में रात का भोजन ख़त्म होता है और उसके बाद ये तय हो जाता है कि अब सुबह मुलाकात होगी। एकनाथ शिंदे के सारे विधायक जो कि लगातार एक दूसरे से मिल रहे हैं, एकनाथ शिंदे से मिल रहे हैं, तो सब लोग समझते हैं कि चलिए आज दिन भर का कार्यकलाप काफ़ी हेक्टिक, तो अब खत्म हुआ, सोया जाए। सबके लिए रात हो गई, एकनाथ शिंदे के लिए नहीं हुई। और एकनाथ शिंदे के लिए अभी वो जो उत्तर पूर्व में बैठे थे वहाँ से पश्चिम की यात्रा बची हुई थी। और सोचिए कि कैसे देश एकदम छोटा हो गया है कि वो नॉर्थ ईस्ट से निकले और वेस्ट पहुँच गए, और वेस्ट में वडोदरा, नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी, और देखिए कि पूरे देश को पाटते हुए उस पार। अब वहाँ क्यों वो पहुँचे, ये उनका जाना जो है, इस बारे में तो जानकारी मिल रही है कि वो वडोदरा पहुँचे थे। अब उसी दौरान देखिए एक और शख्सियत हैं, वो भी कहा जा रहा है कि वडोदरा पहुँचे। उनका नाम देवेंद्र फडणवीस है, लेकिन वो मुंबई से जब चले तो वो इंदौर के लिए चले। इंदौर पहुँचे थे वो, उन्हें देखा भी गया। इंदौर से वो वडोदरा गए, क्योंकि वडोदरा में बताया जाता है कि फडणवीस जी और शिंदे जी की मुलाकात होती है। ये मुलाकात दो स्थानों का जिक्र है। एक तो एयरपोर्ट, क्योंकि दोनों के पास चार्टर्ड विमान था, तो एयरपोर्ट पर मुलाकात होती है। और ये मुलाकात की जो अवधि है वो बहुत छोटी बताई जा रही है, लगभग 1 घंटे की मुलाकात ही बताई जा रही है। 1 घंटे 10 मिनट, कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा मुलाकात बताई जा रही है। और इसके बाद फिर दोनों अलग होते हैं और एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचते हैं। अच्छा। और फिर दिल्ली से वो वापस गुवाहाटी पहुंचते हैं। ओके। तो ये पूरा वाकया उनकी यात्रा का है, जबकि फडणवीस सीधे वडोदरा से मुंबई चले जाते हैं। यानी कि एक मुलाकात शिवसेना के बागी और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के फडणवीस जी दोनों के बीच होती है। अब इस मुलाकात में क्या रूपरेखा तय हो गई, क्या जो भावी सरकार के गठन की योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहना दिया गया, और क्या ये मुलाकात भावी मुख्यमंत्री और भावी उप मुख्यमंत्री की हो रही थी, इस बात को लेकर कयास जारी है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पेच भी है, संयोग कह लीजिए इसे। और वो संयोग देखिए क्या है कि इस पूरे मसले में कहीं ना कहीं आसपास उस इलाके में गृह मंत्री भी थे। और ये खबर है कि गृह मंत्री एक ऑफिशियल प्रोग्राम के लिए गुजरात गए थे। केवड़िया में आज बैठक थी, और बैठक केवड़िया में थी होम मिनिस्ट्री के कंसल्टेटिव कमेटी की।
और वो बैठक आज हुई भी। तो ये जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और जो बागी गुट है शिवसेना का, ये इतना गुपचुप तरीके से क्यों? क्योंकि अगर आना है, खुल के आना है तो अच्छा, इस पूरी राजनीति में ये नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुलकर नहीं आ रही। क्या वजह आपको नज़र आती है कि आखिरकार खुलकर क्यों नहीं? क्योंकि अगर कोई बागी हो गया है तो ये दिखाना कि हमारी वजह से नहीं हुए हैं, ये आपके अंदरूनी कलह की वजह से हुए हैं। तमाम जो फैक्टर्स रहे उद्धव ठाकरे को लेकर, उनके बेटे को लेकर या फिर शिंदे जी को लेकर जो टकराव रहा, उसका नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें रोल नहीं है कोई, ये बताने की कोशिश हो रही है, संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप वजहों की बात कर रहे हैं तो याद कर लीजिए 2019 में क्या हुआ था, जब सुबह सुबह शपथ ले ली गई थी। हाँ। और उप मुख्यमंत्री अजित पवार हो गए थे एनसीपी के, और उसके बाद कैसे पांसा पलट गया, और उसके बाद फिर वो सरकार बनी गिर गई, और फिर वो जो सरकार बनी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, वो 2.5 साल चल गई। तो दूध का जला कहीं छाछ भी फूक फूक कर तो नहीं पी रहा है। और इंदौर, और फिर वहाँ से वडोदरा, उधर से चार्टर्ड प्लेन से गुवाहाटी से वडोदरा, ये सब कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ही सतर्कता बरती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, जाहिर है कि वो बेनिफिशियरी है इस पूरे मसले में। अगर सरकार कोई वैकल्पिक तरीके से दे सकती है आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी है। पर भारतीय जनता पार्टी क्या वो दोष लेना चाह रही है कि भाई ये सरकार गिराने का उसके ऊपर दोष है? अब अपने आप को आप कितना बचाते हैं और कैसे साबित करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का मसला है। लेकिन पहले इस पूरे बागी गुट का सूरत जाना और फिर सूरत से गुवाहाटी जाना, ये भी तो कुछ कहता है। तो ये जो खिचड़ी पक रही है, इस खिचड़ी में आपको क्या नज़र आ रहा है? भविष्य, महाराष्ट्र का क्या भविष्य नज़र आ रहा है? शिंदे साहब का खास तौर पे भविष्य क्या नज़र आता है? क्योंकि शिवसेना में एक फूट की तरह इन्होंने काम किया है, विधायक इनकी तरफ चले गए हैं। अब ये इन विधायकों को लेकर क्या सपना संजो रहे हैं? क्या, क्योंकि हालांकि इन्होंने मंशा तो पहले जाहिर ही कर दी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की चाह रखते हैं। अब क्या भविष्य नजर? देखिए, एकनाथ शिंदे परसों दिन में कह रहे थे कि हमारे पीछे एक राष्ट्रीय पार्टी की ताकत है। बिल्कुल, एक केंद्रीय पार्टी की ताकत है। और उन्होंने आश्वासन दिया है हमें। तो गुजरात शासित सूरत, गुजरात शासित, माफ करेंगे, बीजेपी शासित सूरत, बीजेपी शासित गुवाहाटी, बीजेपी शासित वडोदरा, इन सबों में विचरण करते हुए शिंदे किस ताकत के बारे में बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गेस करने की तो ज़रूरत है नहीं। हालांकि बाद में उन्होंने मना किया, कहा कि हम तो बाला साहब की बात कर रहे थे। लेकिन कल रात में जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो निकल गए और निकल करके मुलाकात की, ऐसा लगता है कि अब फाइनल तैयारी शुरू हो गई है। देखिए, अभी भी 2 साल से ज़्यादा बचे हुए हैं। कोई विधायक नहीं चाहते हैं कि हम चुनाव में जाएं। 2-2 साल बचे हुए हैं अगर सबों के, तो कोई विधायक क्यों चाहेंगे? अब अयोग्यता का एक खतरा आने लग गया है। ये आंकड़ा 16 तक तो पहुंच गया है और उसके बाद हो सकता है आगे भी बढ़ जाए। तो ये जो अयोग्यता की तलवार है, ये चले उसके पहले एक कार्यरूप तो बन जाना चाहिए ना, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लिया है और रिस्क ले करके वो सूरत से गुवाहाटी पहुंचे हैं विधायक। वो अभी भी कमिटमेंट के साथ बैठे हैं और कहते हैं कि हम तो बाला साहब के भक्त हैं, और बाला साहब की पार्टी जो है वो उनके खिलाफ है, वो उनको अयोग्य, अपात्र मराठी में बोलते हैं, वो ठहराना चाह रही है। तो बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति है। एकनाथ शिंदे कल रात में भी लोगों को समझा रहे थे और बता रहे थे कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम बाला साहब के लोग हैं, हम वहाँ जाएंगे, बाला साहब ठाकरे ने जो सीख दिया है हम उसको कायम रखेंगे, हम पार्टी नहीं तोड़ेंगे। एक मुलाकात होती है, सीक्रेट मुलाकात होती है रात में, और उसके बाद सुबह ये ऐलान भी होता है कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे, शिवसेना बाला साहेब के नाम से। तो ये कोइंसिडेंस है, क्या है, इसको क्या समझा जाए? ये एक रणनीति का हिस्सा है। अब आप देखिए कि तीनों चीज़ें मिल जा रही हैं, आश्वासन दिया जाना, मुलाकात, और फिर ये घोषणा। और फिर घोषणा पर प्रतिक्रिया शिवसेना की, क्योंकि शिवसेना की बैठक होती है। और बोला जाता है कि बाला साहब के नाम का इस्तेमाल और कोई कर ही नहीं सकता शिव सैनिक के अलावा। फिर प्रतिक्रिया है कि बाला साहब एक सोच हैं। हाँ, कहते हैं नाथ नहीं, ये अब दास हो गए हैं, एक दास हो गए हैं। तो उन्हें पता लग गया कि शायद ऐसी बैठक हुई है और मामला एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, यानी कि एक नए गुट के तौर पर उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सकता है।
और वो नया गुट समर्थन अगर देता है या गठबंधन करता है बीजेपी के साथ तो सरकार बन जाती है। पर ये रिकॉग्निशन कौन देगा हिमांशु? ये तो स्पीकर देंगे। आज की तारीख में स्पीकर है नहीं, तो डेप्टी स्पीकर देंगे। अब डेप्टी स्पीकर जो हैं वो तो एनसीपी के हैं, तो वो डेप्टी स्पीकर कम एनसीपी के नुमाइंदे ज़्यादा हैं। तो ऐसे में तो बड़ा मुश्किल है कि उनसे प्राप्त किया जाए कोई रिकग्निशन। तो फिर मामला कहाँ कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा, क्या प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद फिर से स्थिति साफ होगी? असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर ये गुट फॉर्मली रिकॉग्नाइज हो जाएगा और फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाएगा। बहुत आसानी से हल होने वाला महाराष्ट्र का पचड़ा है नहीं। अच्छा, ये आने वाले 24 घंटे में या 48 घंटे में बहुत ज़्यादा तस्वीर साफ हो जानी है कि क्या होना, ऐसा है क्या? देखिए, जो जितनी तस्वीर अभी साफ है संभवतः उतनी ही तस्वीर साफ रहेगी, क्योंकि संविधान के 10वें शेड्यूल जिसकी दुहाई दी जा रही है कि 2/3 बहुमत अगर है आपके पास तो आप अलग हो सकते हैं। अलग तो हो सकते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं उसके अनुसार अलग होने के बाद आपको कहीं विलय होना होता है। आप अकेले पार्टी नहीं बन जाते हैं। बिल्कुल। सिर्फ विधायक आपके पास हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टी तो एक बड़ी चीज़ होती है ना। बिल्कुल। पार्टी ग्रास रूट्स पे होती है, पार्टी केवल सदन में तो होती नहीं, सदन में विधायक होते हैं। तो आप विधानमंडल दल का एक टुकड़ा बन जाते हैं, अलग टुकड़ा बन जाते हैं। तो आप पूरी पार्टी हो गए, ऐसा तो नहीं होता है। पूरी पार्टी तो ज़मीन पर है, कार्यकर्ताओं से बनती है। उसमें मंडल होता है, उसमें ज़िला होता है, उसमें स्टेट यूनिट्स होते हैं, उसमें देश भर के स्टेट यूनिट्स होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप केवल विधायकों को पकड़ लें और बोले कि अब हम हैं असली शिवसेना। तो वहाँ पर पार्टी नहीं कहा जाता है कि आप पार्टी सेपरेट हो सकते हैं, बल्कि कहा जाता है कि आप अगर 2/3 मेजॉरिटी ले लिए हैं तो आप किन्हीं के साथ मिलना चाहते हैं तो मिल जाइए। इस केस में अगर वो बीजेपी के साथ मर्ज करना चाहते हैं तो वो मर्ज करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हिमांशु, अगर वो मर्ज कर जाते हैं तो वो शिव सैनिक कहाँ रह जाते हैं? ये भी बात सही। यही बात कही जा रही है उद्धव ठाकरे कैंप के द्वारा कि वो मर्ज करेंगे, और जो बार बार कहते हैं हम शिव सैनिक हैं, वो शिव सैनिक नहीं है। तो ये तो कह रहे हैं कि हम सच्चे शिव सैनिक तो हम हैं, वो तो जाकर एनसीपी से मिल जाते हैं। लेकिन अगर भाजपा में मर्ज कर जाते हैं तो फिर शिवसेना का टैग और नाम हट जाता है। अब यही पेच है जिस कारण से ये आधी रात वाली सीक्रेट मीटिंग हो रही है कि बिना मर्ज किए हुए कैसे सरकार बनवाई जा सकती है। क्या अलग गुट के तौर पर आइडेंटिटी मिल सकती है? और अगर अपने स्पीकर होते तो शायद मिल जाती, गलत होता तो कोर्ट जाया जाता, लेकिन अगर आइडेंटिटी मिल जाती और स्वीकार्यता मिल जाती इस अलग गुट को तो तुरंत सरकार बन जाती। पर यहाँ स्पीकर साहब तो अपने हैं नहीं। तो कुल मिलाकर आधी रात को जो सीक्रेट मीटिंग हुई उसमें गुणागणित बैठाई जा रही है कि सरकार कैसे बनाई जाए। गुणागणित इन दोनों के बस का भी नहीं है, ये तो उसके भी ऊपर के बस का है, उनका मसला है। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि अलग गुट को कैसे सरकार बनाने के काबिल बनाया जाए, अब ये प्रश्न उठ गया है। शिवसेना का चैप्टर खत्म हो गया है, उनके पास 15-16 विधायक हैं, वो सारे मुंबई वाले हैं। ये जो सारे विधायक हैं जो शिंदे के साथ हैं, ये सारे मराठवाड़ा के हैं। मराठवाड़ा यानी कि शरद पवार का प्रभाव क्षेत्र, जिन्हें डर था कि शरद पवार जिस तरह से शासन चला रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में अघाड़ी की, उसमें तो उनकी सीट भी चली जाएगी इस बार। तो उन्हें डर लग रहा था पवार साहब से, तो उन्होंने पवार के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। तो ये मराठवाड़ा वाले एमएलए हैं, ये हैं शिंदे के साथ। मुंबई और उसके आसपास वाले तो अभी भी उद्धव के, जहाँ शिवसेना की ज़्यादा चलती है, उनमें से वो 15-16 एमएलए जो है वो रह गए हैं उनके पास। अब ये जो गुट है, ये गुट कैसे काबिल बनाया जाए इसे और सरकार बनवाई जाए बीजेपी की, इसमें फंस रहे हैं टेक्निकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक सवाल, कानूनी सवाल। और वो कानूनी सवालों का हल जो है वही जाता है सरकार के गठन की तरफ, और वो 2 या 3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी, ऐसा फिलहाल लगता नहीं। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आधी रात की सीक्रेट मीटिंग हुई है, अब इस मीटिंग में क्या बातें हुई हैं ये तो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिरकार ये जो सीक्रेट मीटिंग हो रही है ये किस नतीजे पर पहुंचती है। हमारे दर्शक भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, जो घटनाक्रम हो रहा है उससे वो क्या समझते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।